नमस्कार और वेलकम बैक। 15 दिन से पूरे कंट्री को एक स्टोरी बेची गई राहुल गंदगी की तरफ से और ऑपोजिशन की तरफ से कि ऑपोजिशन को आंसर चाहिए। होम मिनिस्टर पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। 15 दिन से पार्लियामेंट को पैरालाइज किया हुआ है, प्रोसीडिंग्स को होने नहीं दिया और नेशनल इंटरेस्ट को हॉस्टेज बना के रखा अंडर द बैनर ऑफ डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी की डिमांड, वो भी कहां पर? ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट। जब मोमेंट आया ट्रुथ का तो भाग लिए। क्या हुआ? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेप अप किए और उन्होंने डिलीवर किया एक चैलेंज को। सबमिट आप क्या बोला ऑपोजिशन को और राहुल गंदगी को? तुम एक लेटर दो 2 बजे कि तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो और मैं 3 बजे डिबेट में आऊंगा पूरी तैयारी कर कर और 24 घंटे के लिए मैं वहीं पर पार्लियामेंट में खड़ा रहूंगा। आपके जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के ऊपर मैं आंसर देने वाला हूं। 3 बजे आज से लेकर 3 बजे कल तक दोपहर के 24 घंटे लगातार, कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई क्वेश्चन को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आपकी एक एक इंक्वायरी का मैं आंसर दूंगा, वो भी कहां पर? लाइव नेशनल टेलीविजन के ऊपर, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होकर। पूरी कंट्री देखेगी आपके क्वेश्चंस क्या हैं और हमारे आंसर्स क्या हैं। स्टेज को सेट कर दिया गया एक अल्टीमेट शोडाउन के लिए। ट्रैप ऑपोजिशन ने क्रिएट करने की कोशिश करी, अमित शाह ने ट्रैप को ट्रैप की तरह ले लिया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? वो बिगेस्ट ब्लफ था जो अमित शाह ने इनका एक्सपोज किया। नैरेटिव कोलैप्स होने लग गया 1 सेकंड में। और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गंदगी, वो टर्न अराउंड करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और क्या डिक्लेयर करते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है अमित शाह के लेक्चर सुनने के लिए। आप सोच के देखिए 1 सेकंड के लिए, आपने जो हाईएस्ट टेंपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है उसे 2 हफ्ते से आपने हॉस्टेज बना के रखा है। हमें आंसर चाहिए। आपने एक्सक्यूज किया गवर्नमेंट को कि आप हाइड कर रहे हैं। क्या बोला था इसने? अमित शाह मेरे सामने तू खड़ा नहीं हो सकता, तू बोलकर इसने मोदी जी और अमित शाह के लिए बोला था। अमित शाह बोलते हैं मैं 24 घंटे के लिए आने के लिए तैयार हूं, भागना मत। और ये भगोड़ा ये भाग गया। दोस्तों, ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्लेम खड़ा ये बुलाता है और वहां पे क्लेम करता है कि अमित शाह लैक करते हैं करेज टू फेस द पार्लियामेंट। लेकिन जब मोमेंट आया एक ओपन अनइंटरप्टेड 24 घंटे की डिबेट का, और वो भी प्लेट के ऊपर रखकर अमित शाह खुद दे रहे हैं, तो इसने अपने बैग को पैक किया और अनाउंस कर दिया हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये आपको नहीं लगता जैसे 1971 में और पुराने सारे जितने भी युद्ध थे उसमें जैसे पाकिस्तान हमेशा ही पैंटें उतार कर भाग जाता है, वैसे आज आज की डेट में तो वो बलूचिस्तान से भी भाग गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी उसी डीएनए का पार्ट है? जब भी चैलेंज, पहले तो चैलेंज देगा, जैसे सामने वाले ने चैलेंज दिया ये भाग जाता है। दोस्तों, ये कभी भी ये आंसर्स लेने के लिए बात थी ही नहीं। ये था कि जो ट्रुथ है उसको ये फेस करना नहीं चाहते, क्योंकि ओपन अनरिस्ट्रिक्टेड डिबेट, वो भी पार्लियामेंट के अंदर, उसका मतलब है कि एक एक फाइल को 1947 से लेकर अब तक वो खोला जाएगा। इसका मतलब है इनकी पास्ट पॉलिसीज, इनका अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इनका अपना डायनेस्टी के जो पूरे सीक्रेट्स हैं वो एक्सपोज होंगे। कहां पर? एक तो पार्लियामेंट में जहां पर हर चीज को नोट किया जाता है, और दूसरा पूरी कंट्री देखेगी इनको नंगा कैसे किया जाएगा, इनकी एक एक चीज को एक्सपोज किया जाएगा। और जो ओपन डिबेट होती है वो फोर्स करती है कि अगर आपने क्वेश्चन लिया है, दिया है, तो जो पार्लियामेंट में अमित शाह वहां पे खड़े होकर बोलेंगे वो आंसर्स को, वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक किया जाएगा और ये जो कन्फ्रंटेशन होगी वो रियल होगी। अब ये ओनली अवेलेबल जो स्ट्रेटजी था वो अमित शाह ने उसको यूज कर दिया। और इस जैसे ही अमित शाह सामने आए हैं, बड़े बड़ों की पैंटें गिली हो जाती हैं। राहुल गंदगी तो क्या चीज है भाई? मैं बार बार बोल रहा हूं, ये गंदगी के सिवाय ये कुछ भी नहीं है। आपने इसको हीरो बनाया हुआ है, बट ये राहुल गंदगी ही है। लेकिन अगर आप उस पर क्यों बोलता हूं ये हमेशा, क्योंकि अगर आपको इस नॉइस के नीचे देखना है, आप अपने आप से एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछिए। रियल ऑब्जेक्टिव ये 15 दिन से पार्लियामेंट को पैरालाइज करने का रीजन क्या था? उसके 2 रीजन थे। एक एजेंडा कल क्या बोल दिया? क्या बोल दिया कि जो यूथ है मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। आई एम यूथ, यू आर यूथ एंड आई रिप्रेजेंट यू। अपने आप को 56 ईयर्स का आदमी अपने आप को यूथ समझे, इसका मतलब है कि मंद बुद्धि। मोदी जी कई बार बोलते हैं कि कई लोगों की उम्र बढ़ जाती है लेकिन अकल नहीं बढ़ती। उसको आज भी लगता है कि वो 2-3 साल का दूध पीता हुआ बच्चा है। दूसरा टारगेट था एफसीआरए बिल को। अब आप में से कई लोगों ने बोला सर एफसीआरए का क्या हुआ, गवर्नमेंट पीछे हट गई।
कुछ भी पीछे नहीं हटा जाता। आपने क्या किया, एफसीआरए बिल दिखाया, उसकी आड़ में 11 से लेके 11 बिल ऐसे हैं जो पास कर लिए, और 56 मिनट्स में 10 बिल आपने पास कर लिए हैं। जो ये बर्थ और डेथ वाला जो एक बिल था, उसको मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था। वो इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, ऑपोजिशन को पता लगा ही नहीं, 1 मिनट में वो बिल को पास कर दिया। बिल आया, उन्होंने बोला किसी को ऑब्जेक्शन है, कोई बोला नहीं, अपोजिशन हल्ला कर रही थी, गवर्नमेंट ने बोला यस हम पास करना चाहते हैं, बिल पास हो गया। इसका मतलब है कि जो जिहादी हैं, जो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्यास हैं, अब उन्हें बैक डेट में जाकर जो ये अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं वो नहीं मिलेगा। आपने इतने बड़े बड़े बिल, एफसीआरए बिल दिखाया, उसकी आड़ में कितना कुछ आपने कर दिया। अब आते हैं एफसीआरए बिल को। दोस्तों, ये एक रूटीन का कोई लेजिस्लेशन या कोई बिल आप नहीं लेके आए, ये डायरेक्ट एक हैमर है। जो कन्वर्जन करने वाले जो लोग हैं, जो डार्क मनी बाहर से लेकर आते हैं, ये उसके ऊपर एक एक घात है। इसको अलाउ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको अलाउ किया था कि आप आइए भारत में, आप कन्वर्जन कीजिए लोगों का, हिंदुओं का क्रिश्चियन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को हिंदू में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, आप देखिए उनके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं। आसाराम बापू उसी का नाम है। वो कन्वर्जन माफिया के अगेंस्ट काम कर रहे थे, उनको जेल में बचा दिया। हमारे जो गुरु हैं जब ये काम करते हैं, या तो उनको गोली मार दी जाती है, जैसे कि राम शरणम वाले हैं, या उनको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, ये काम 1947 से हो रहा है। जो फॉरेन की एंटिटीज हैं, ये शैडो इंटरनेशनल फाउंडेशंस हैं, डीप स्टेट के ऑपरेशंस हैं, ये सारे अनरेगुलेटेड फॉरेन फंडिंग को भारत में लेके आते हैं, फाइनेंस करते हैं। किसको? भारत की तरक्की का कोई प्रोजेक्ट होगा, उसको बंद करवा दिया जाएगा। डोमेस्टिक फ्रिक्शन क्रिएट की जाती है, और जो स्ट्रेटेजिक नैरेटिव्स हैं मीडिया के थ्रू, उसको यूज किया जाता है भारत के खिलाफ। जब गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने एक ही चीज बोला है, एफसीआरए के पैसे आ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे लेकर आइए। लेकिन अगर आप पैसे लेकर आ रहे हैं, आप कहां पे यूज कर रहे हैं, आपका मनी ट्रेल क्या है, पैसे आपको दे कौन रहा है, आपको ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। टोटल ट्रांसपेरेंसी वो होनी चाहिए। इमीडिएटली पूरा इकोसिस्टम पैनिक करना शुरू हो गया। पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां लग रहे हैं, ये तो बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि सारे पैसे आते ही देश के टुकड़े करने के लिए। अब एफसीआई बिल को अपोज करने का मतलब क्या है? ये बोलते क्या है? हम सिविल सोसाइटी को सेव कर रहे हैं, हम तो जो मुसलमान हैं और क्रिश्चियंस हैं, इनकी जो सोसाइटीज हैं, इसको बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो फॉरेन फंडिंग है वो सिर्फ यहां पर भारत की गवर्नमेंट को डिसमेंटल करने के लिए, और दूसरा यहां पे कन्वर्जन करने के लिए ये काम किया जाता है। पार्लियामेंट को रोकना इनका आखिरी डिफेंस था। ब्लॉक किया और डिले किया, ताकि ये जो बिल है वो अपना फुल इफेक्ट वो ना ले सके, और बाहर से जो फंडिंग है वो अगर आएगी तो अनरेगुलेटेड वो आती रहेगी। अब ये बिल चला गया जेपीसी में। अब ये दिसंबर में जब ये विंटर सेशन होगा, उसमें डिबेट होगी, और उससे पहले पहले जेपीसी को अपना आंसर देना है कि इसमें कौन सी अमेंडमेंट्स आपको चाहिए। पैटर्न बिल्कुल ही सिलेक्टिव है पूरे के पूरा, जो ये ऑपोजिशन उसका, एंड पेनफुली इट इज ऑब्वियस ऑल्सो। अब डबल स्टैंडर्ड देखिए आप, दो चीजें बोली थी इन्होंने कि एक तो स्टूडेंट्स के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा बोला था हम एफसीआरए नहीं होने देंगे। एफसीआरए का मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट फॉरेन फंडिंग को बंद नहीं कर रही, वो सिर्फ ये बोल रही है पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे आप यूज कर रहे हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें चाहिए। क्या इसमें भी कोई दिक्कत है इनको? अब स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं। जब स्टूडेंट्स सो कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे दिल्ली के अंदर, पुलिस के ऊपर डंडे मार रहे थे या पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे थे, और अब ये क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं कि जो पुलिस ने एक्शन लिया है उसके ऊपर माफी दी जाए, माफी दी जाए हमें, और अगर हमने पत्थरबाजी करी भी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पूरा का पूरा नेशनल इमरजेंसी इन्होंने क्रिएट कर लिया था। रेजिग्नेशन मांगा कि भाई आपने ये काम किया है, तो जो एजुकेशन मंत्री हैं अमित शाह है, इन सबको अब रिजाइन करना चाहिए। लेकिन अब शिफ्ट कीजिए झारखंड के ऊपर। जब वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, भारत माता के साथ खड़े होकर उन्होंने बोला था आपको आजादी चाहिए, हम आपको जिहादियों से आजादी दिलाएंगे। इमीडिएटली पूरा नैरेटिव शिफ्ट होना शुरू हो गया। वहां पर भी पुलिस ने डंडे मारे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर राहुल गंदगी की खुद की सरकार है, तो रिस्पॉन्स क्या है? एब्सोल्यूट साइलेंस है। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई फियरी स्पीच पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, ना ही वहां पे जो स्टेट का जो होम मिनिस्टर है उसको रिजाइन करने के लिए बोला है। कोई मीडिया ने उस चीजों को कवर नहीं किया, ना ही कोई स्पीचेस है। दोस्तों, ये सडन चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? अगर आप
यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिल्ली में अगर मोदी जी के खिलाफ यूथ खड़ा है तो आप उसके साथ खड़े हैं, और अपने ही स्टेट में वहां पर यूथ यूथ नहीं है क्या? क्योंकि दिल्ली में जो यूथ आया था वो सारे जिहादी थे, तो ये जिहादियों के साथ खड़े थे। लेकिन झारखंड में वहां पर जिहादियों को उन्होंने आने नहीं दिया, क्योंकि वहां पर हिंदुओं के लड़के थे, तो वहां पर ये उसके साथ खड़े नहीं हुए। अगर वहां पर भी उमर खालिद की सपोर्ट में नारे लगते, ये वहां पर जाके खड़े हो जाते। दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो स्टूडेंट्स को यूज करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और पॉलिटिकल जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो डिप्लॉय की जाती हैं कंट्री के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये बड़ा ही कन्वीनियंट एक सिस्टम है जो 1947 से चलता रहा। जब अपना खुद की पार्टी की बारी आई तो भाग लिए, पार्लियामेंट में आए तो भाग लिए, एफसीआरए के ऊपर डिस्कशन करना है भाग लिए, जब स्टूडेंट्स की बात आई तो भाग लिए। राहुल गंदगी का पूरा अपरेटस वो चलता किसके ऊपर है? वो चलता है हेवीली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कल कल वहां पे इंटरेक्शंस करने शुरू कर दिया कि हम अमित शाह की कोई लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर जो ये प्रेस ब्रीफिंग्स करता है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड होती है, हर चीज लिखकर इसको दी जाती है, उसके बाद भी ये 100 गलतियां कर देता है। फ्रेंडली मीडिया को वहां पे जो ये पिद्दी मीडिया है, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, इनको बुलाया जाता है। वहां पर बोल्ड स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि अमित शाह मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही कोई जर्नलिस्ट वहां पर रियल अनस्क्रिप्टेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसको बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, नैरेटिव शटर हो जाता है, जो टोन है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। तुम बीजेपी वाले हो क्या? ये बोलकर इंटरव्यू को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर ये वहां से भाग लेता है। दोस्तों, अब अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर आते हैं कि जो करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसका और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल मैट्रिक्स है, ये दोनों अलाइन कैसे हो रहे हैं? जो भारत को तोड़ने के लिए जो फोर्सेस हैं ये सारी इकट्ठी क्यों हो रही हैं? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है भारत आज की डेट में हर चीज में अपनी इंडिपेंडेंस वो करता जा रहा है। यूएई ऑलरेडी ओपेक से बाहर निकल गया, वो अब सऊदी अरेबिया से या अमेरिका से पूछकर अपने तेल को बेचता नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली बेच रहा है। उसने भारत को इंडियन रुपी में और धर्म में अपना तेल बेचना शुरू कर दिया। 56% तेल हमारा रशिया से आ रहा है इंडियन रुपी में, यानी कि एनर्जी इंडिपेंडेंस हमने डॉलर से बाहर हमने क्रिएट कर लिया। 5 मिलियन बैरल्स हम हर रोज का खर्च यूज करते हैं, और ये हम बाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट 60-70% इन इंडियन रुपी। हम वेस्ट के सैंक्शंस के सामने कभी झुके नहीं, हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई अपनी टर्म्स के ऊपर, और हम एक अनशेकेबल ग्लोबल पावर बनते जा रहे हैं। अमेरिका ने बार बार बोला है हम भारत को चाइना की तरह तरक्की नहीं करने देंगे, और जो ये सॉवरन भारत है ये रिफ्यूज करता है कि हम एक्सटर्नल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डिक्टेशन के सामने हम खड़े नहीं, हम खड़े रहेंगे और इनकी बात हम नहीं मानेंगे। ये नाइटमेयर है ग्लोबल डीप स्टेट के लिए। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनको चाहिए एक गवर्नमेंट भारत के अंदर, जैसे सोनिया गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्हें वैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जैसे मनमोहन सिंह था, जो उनके सामने खड़े होकर बोलता था अब जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, बस मेरी गवर्नमेंट को मत गिरवाना, ताकि सोनिया गांधी सबके सामने झुकती रहे और मजे लेती रहे। दोस्तों, ये लैंग्वेज मुझे यूज करनी पड़ती है इसलिए क्योंकि इस फैमिली ने जितना गंद इस भारत में डाला है वो कोई और किसी पूरी दुनिया में और कोई डाल नहीं सकता। अब इसीलिए ये जो इमेंस प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर मल्टीपल इंटरनेशनल कॉरिडोर्स की तरफ से, ताकि भारत की गवर्नमेंट को, हमारी लीडर्स को, इनको वीक किया जाए। मैन्युफैक्चर किया जाता है इंटरनल फॉल्ट लाइंस को, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है पॉलिटिकल जो ये एक्टिविज्म है उसको। जब इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन शुरू करती है कि ये यहाँ पे भारत में एफसीआरए बिल के अगेंस्ट जो ये गवर्नमेंट बिल लेके आ रही है ये नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है आप अपनी कंट्री को सेव करने के लिए कोई चीज लेकर आ रहे हैं। हर लीवर को भारत के अंदर उसको पुल किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट अपने जो एक्सटर्नल पावर्स हैं इनके सामने झुक जाए। अब आप कनेक्ट कीजिए डॉट्स को, पिक्चर आपको रेजर शार्प आपके सामने बन जाएगी। 15 दिन से ऑब्स्ट्रक्शन इन पार्लियामेंट, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट भी नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड एक मैनूवर है जो शील्ड किया जा रहा है कि फॉरेन के मनी के नेटवर्क को बचाया जाए, ताकि वेपनाइज किया जाए एक सोशल अनरेस्ट को भारत के अंदर। ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं पब्लिक को कि ये रिफॉर्म्स हैं ये भारत की तरक्की के अगेंस्ट है। ये तो मुसलमानों के और क्रिश्चियंस के खिलाफ ये काम किया जा रहा है। कौन दे रहा है ये पैसे राहुल गांधी को और ऑपोजिशन को? मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके तो बाप ही बहुत है। दोस्तों, 24 घंटे का टाइम दे दिया ओपन डिबेट का, वो भी किसकी तरफ से?
अमित शाह की तरफ से। और जब अमित शाह बोलते हैं राहुल गंदगी हमेशा भाग जाता है, उसके पास सिर्फ वॉक अवे करने के सिवाय कोई और चारा होता ही नहीं है। लाइट्स को ऑन कर दिया, डिबेट जब आएगी उसमें एक एक रिकॉर्ड वो सामने रखा जाएगा। जो फेक नैरेटिव्स हैं वो वैनिश कर दिए जाएंगे, सिर्फ ट्रुथ रह जाएगा। और ट्रुथ राहुल गांधी कभी सुनना चाहता ही नहीं। चलिए आज राहुल गांधी तुम्हारे से एक ट्रुथ हम भी पूछ लेते हैं, तुम्हारा बाप है कौन? क्योंकि तुम्हारा डीएनए भी टेस्ट करने से मना कर दिया था सोनिया गांधी को, यानी कि उसको भी मालूम है कि उसे भी मालूम नहीं है कि तुम्हारा एक्चुअल बाप वो है कौन। मैं फिजिकल बाप की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे भी इसके इंटरनल बाप भी, कभी सोरोस, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी इमरान खान, कभी आसिम मुनीर और कभी वो मोहम्मद यूनुस। इसके बाप इतने हैं कि बेचारा हर रोज धक्के खाता फिरता है। इसलिए मैं आज क्वेश्चन पूछता हूं, तेरा बाप कौन है? थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे